हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास में हम लोग प्रसाद योग देखने वाले हैं। पिछली क्लास में हमने भारतेंदु युग और भारतेंदु जी के जो भी महत्वपूर्ण उपन्यास थे, नाटक हम लोग देख रहे हैं अभी ना। तो नाटक थे और जो सिलेबस में भी लगे हुए थे, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, उसके बारे में देखा। अब इसके बाद हम लोग प्रसाद युग में प्रसाद जी के नाटकों को देखेंगे और प्रसाद युग में जितने भी नाटककार हैं उनका भी जिक्र करेंगे। तो प्रसाद युग का जो समय है 1900 से 1930 तक। अब सबसे पहले प्रसाद युग की नाटकों की विशेषताएं आज हम इस क्लास में देखेंगे। तो ऐतिहासिक एवं पौराणिक नाटकों की रचना हुई है प्रसाद युग में। अतीत का गौरवगान मिलता है, आदर्शवादिता है, राष्ट्रीयता की भावना भी देखने को मिलेगी और भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य शैलियों का समन्वय किया गया है। तो ये प्रसाद युग के नाटकों की विशेषताएं थी। अब हम लोग प्रसाद युग के नाटककारों का कालक्रम हम देखेंगे, कालानुक्रम। बहुत सारे जो नाटककार हैं प्रसाद युग में आते हैं। तो सबसे पहले रामचरित उपाध्याय, जिनका समय है या जन्म 1872 में, मृत्यु 1938 में। मुंशी प्रेमचंद जी प्रसाद युग में आएंगे, 1880 में जन्म, 1936 में देहांत हो गया इनका। और गोविंद बल्लभ पंत 1887 से 1961 तक। और जयशंकर प्रसाद 1889 में जन्म, 1937 में मृत्यु। माखनलाल चतुर्वेदी 1889 में जन्म, 1968 में मृत्यु। वृंदावन लाल वर्मा 1889 में इनका भी जन्म है और 1969 में मृत्यु। गंगा प्रसाद श्रीवास्तव 1889 में जन्म, 1976 में मृत्यु। और सियाराम शरण गुप्त जो हैं, सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 में, मृत्यु 1963 में। बद्रीनाथ भट्ट का जन्म 1896 में, मृत्यु 1967 में। सेठ गोविंद दास जी का जन्म 1896, मृत्यु 1974। पांडे बेचन शर्मा उग्र का जन्म 1900 में, मृत्यु 1967 में। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने प्रसाद युग के नाटकों का कालानुक्रम, यहाँ पर नाटककारों का, जितने भी नाटककार हैं। तो सबसे पहले हम प्रसाद जी के बारे में देखते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ, मृत्यु 1937 में, और इनका जन्म काशी में हुआ था। ठीक है। प्रसाद जी के नाटक के बारे में बात करें तो प्रसाद जी के नाटक सज्जन 1910 में है, कल्याणी परिणय 1912 में है, करुणालय 1913 हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है करुणालय, प्रायश्चित 1914, राजश्री 1915 में है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक नाटक है राजश्री, विशाख 1921 में है, प्रसाद जी का प्रथम प्रौढ़ नाटक है ये, अजातशत्रु 1922, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में है, कामना 1927 में, और कामना जो है हिंदी का प्रथम प्रतीकात्मक नाटक माना गया है। स्कंदगुप्त 1928 में है, एक घूंट 1929 में, और ये एक घूंट जो है यह हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। ध्रुव स्वामिनी 1933, चंद्रगुप्त 1931 में है, और कल्याणी परिणय का ही परिवर्धित रूप है ये चंद्रगुप्त, और अग्निमित्र इनका अपूर्ण है। तो हमारे सिलेबस में प्रसाद जी के स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामिनी, ये तीन जो हैं हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं, है ना। तो इन तीनों के बारे में हम लोग डीपली देखेंगे। बाकी एक बार पूरे नाटक जितने भी हैं प्रसाद जी के, आप इन सभी को याद रखिएगा और क्रम से लगाने के लिए पूछ लेते हैं। चलिए, तो हमारे सिलेबस में जो जो नाटक लगे हैं, जैसे प्रसाद जी का चंद्रगुप्त लगा है, तो इन तीनों नाटकों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहले चंद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। तो चंद्रगुप्त रचनाकार जयशंकर प्रसाद, और प्रकाशन वर्ष इसका 1931 है। श्रेणी ऐतिहासिक नाटक है ये। इसमें अंकों की संख्या 4 है और दृश्यों की संख्या 44 है। याद रखेंगे, अंकों की संख्या 4 और दृश्यों की संख्या 44। अब ये भी देख लेते हैं कि किस अंक में कितने दृश्य हैं। तो प्रथम अंक में 11 दृश्य हैं और 2 गीत हैं, इसमें गीतों को भी याद रखेंगे। और द्वितीय अंक में 10 दृश्य हैं, 3 गीत हैं, और तृतीय अंक में 9 दृश्य हैं, 1 गीत है, और चतुर्थ अंक में 14 दृश्य हैं, 7 गीत हैं। यानी अगर गीतों की टोटल संख्या देखें तो 7 3 10, 2 12 13 टोटल गीत हैं
और 4 अंक हैं, 44 दृश्य हैं। ये आप कुल संख्या याद रखेंगे और ये भी रखेंगे कि किस अंक में कितने दृश्य हैं। ठीक है, चलिए, तो चंद्रगुप्त नाटक के गीतों की संख्या हम लोगों ने देखी कि 13 है। अब ये भी देख लेते हैं कि किन किन पात्रों ने कितने कितने गीत गाए हैं। तो विभिन्न पात्रों द्वारा गाए जाने वाले गीतों की संख्या, तो सुभाषिनी ने 3 गीत गाए हैं, अलका ने भी 3 गीत, मालविका ने भी 3 गीत, और कल्याणी ने 1 गीत गाया है, कौर्नेलिया ने 1 गीत गाया है, राक्षस ने 1 गीत गाया है, और नेपथ्य में भी 1 गीत गाया गया है। तो अगर गीतों की हम टोटल देखें 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, टोटल 13 गीत हो चुके हैं। किसके द्वारा कितने गाए गए ये भी हम ध्यान रखेंगे। सुभाषिनी ने 3। अभी हम गीतों का भी जिक्र करेंगे, कौन कौन से गीत गाए हैं वो भी हम देखेंगे अपनी क्लास में, बट यहाँ पे गीतों की संख्या आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पात्र। हम लोग पात्र की बात कर लेते हैं। चंद्रगुप्त नाटक में पात्र कौन कौन से हैं। तो पात्रों में पहले पुरुष पात्र देखेंगे। तो पुरुष पात्रों में चाणक्य, जिसका नाम विष्णुगुप्त भी है, और चाणक्य मौर्य साम्राज्य के निर्माता हैं। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट है। नंद जो है वो मगध का सम्राट है। राक्षस जो है वो मगध का अमात्य है। और बररुचि, इनका कात्यायन भी नाम मिलता है, ये मगध के अमात्य हैं। ये भी बररुचि और राक्षस दोनों ही मगध का अमात्य है। इसके बाद सकटार हैं, ये मगध के मंत्री हैं। आंभिक तक्षशिला का राजकुमार है। सिंहरण मालव गणमुख्य का कुमार है। पर्वतेश्वर होगा यहाँ पर। पर्वतेश्वर, जिसका नाम पोरस, आपको इतिहास में पता ही होगा। तो पोरस जो है वो पंजाब के शासक हैं। सिकंदर ग्रीक विजेता हैं। फिलिप्स सिकंदर का क्षत्रप है। ठीक है, इसके बाद मौर्य सेनापति चंद्रगुप्त के पिता हैं। एनिसाक्रेटिस सिकंदर का सहचर है। देवल और नागदत्त ये मालव गणतंत्र के अधिकारी हैं दोनों। साइवर्टियस भी है इसमें, यवन दूत है साइवर्टियस, और मेगास्थनीज भी है, वो भी यवन दूत है। सेल्यूकस है, सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति है चंद्रगुप्त नाटक में। और दांडियायन जो है एक तपस्वी है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पुरुष पात्र देखे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्त्री पात्रों की। तो इसमें स्त्री पात्र कौन कौन से हैं। अलका है, जो तक्षशिला की राजकुमारी है। सुवासिनी सकटार की कन्या है। कल्याणी मगध की राजकुमारी है। नीला और लीला ये दोनों कल्याणी की सहेलियां हैं। कर्नेलिया जो है वो सेल्यूकस की पुत्री है। एलिस कर्नेलिया की सहेली है। इतने इसमें स्त्री पात्र मिलते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद अब हम लोग चंद्रगुप्त नाटक जो है, थोड़े इसके बारे में कुछ तथ्य हैं। तो चंद्रगुप्त नाटक जो है ये कल्याणी परिणय, जो हम लोग पहले देख भी चुके हैं प्रसाद के नाटकों में, कल्याणी परिणय 1912 में प्रकाशित हुआ था, उसी का परिवर्धित, मतलब उसी के और आगे का पार्ट, तो परिवर्धित उसी का रूप है चंद्रगुप्त नाटक। इसके बाद इस चंद्रगुप्त नाटक का जो कथानक है, तो कथानक में क्या है, चंद्रगुप्त नाटक के कथानक को निम्नलिखित 2 भागों में हम बांट सकते हैं। इसमें कुछ मुख्य कथाएं भी हैं और कुछ उपकथाएं भी हैं। तो पहले हम लोग मुख्य कथाएं देख लेते हैं चंद्रगुप्त नाटक की। मुख्य कथाएं कौन कौन सी हैं। सिकंदर का भारत पर आक्रमण एवं प्रत्यावर्तन, मतलब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है और प्रत्यावर्तन मतलब लौट जाता है फिर। ठीक है, चाणक्य द्वारा चंद्रगुप्त की सहायता से नंद वंश का उन्मूलन, यानी नंद वंश की समाप्ति। तो चाणक्य किसकी सहायता से करता है, चंद्रगुप्त की। चंद्रगुप्त की दक्षिणी भारत में विजय एवं मगध के षड्यंत्रों की समाप्ति होती है। सेल्यूकस की पराजय और कॉर्नेलिया से चंद्रगुप्त का विवाह होता है। ये तो इस नाटक की हुई मुख्य कथाएं। उपकथाओं की बात करें तो उपकथाएं काफ़ी सारी चलती रहती हैं, जैसे सिंहरण और अलका की कथा, चंद्रगुप्त मालविका की कथा, चंद्रगुप्त कल्याणी की कथा, चंद्रगुप्त कार्नेलिया की कथा, सकटार और नंद की कथा, पोरस और कल्याणी की कथा, ये उपकथाएं हैं इसकी। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिक घटनाएं कौन कौन सी थी। तो चंद्रगुप्त नाटक में ऐतिहासिक घटनाएं आती हैं। चंद्रगुप्त और चाणक्य द्वारा परस्पर सहयोग से नंदवंश का विनाश किया जाता है। फिर सिकंदर और पर्वतेश्वर यानी पोरस के बीच युद्ध है, और तक्षशिला के राजकुमार द्वारा पोरस के विरुद्ध सिकंदर की सहायता होती है, और
सिकंदर एवं चंद्रगुप्त की भेंट होती है। फिर दांडमिस या दांड्यायन जिसका नाम आया है, दांड्यायन एवं सिकंदर की भेंट होती है। फिर मालव पर सिकंदर का आक्रमण होता है, चंद्रगुप्त का मगध सम्राट बनना, फिर चंद्रगुप्त की दक्षिणी भारत पर विजय प्राप्त करना, फिर चंद्रगुप्त कार्नेलिया का विवाह होता है। और बात करें इसकी काल्पनिक घटनाओं की, ये तो थी इसकी ऐतिहासिक घटनाएं थी जो कि इतिहास में भी हैं, लेकिन कुछ काल्पनिक घटनाएं भी इस नाटक में हैं, जैसे कि चंद्रगुप्त कल्याणी का प्रेम प्रसंग एक काल्पनिक है, चंद्रगुप्त कार्नेलिया का प्रेम प्रसंग, चंद्रगुप्त मालविका का प्रेम प्रसंग, और चाणक्य सुबासनी का प्रेम प्रसंग, सिंहरण अलका का प्रेम प्रसंग, ये सभी काल्पनिक घटनाएं हैं। ठीक है, और भी काल्पनिक घटनाएं मिलती हैं। राक्षस सुबाशनी का प्रेम प्रसंग मिलता है, परवेदेश्वर और कल्याणी का भी प्रेम प्रसंग है। सक्टार का अंधकूप से निकलना एक घटना मिलती है, और राक्षस चाणक्य में संघर्ष होता है, और कल्याणी की आत्महत्या, परवेदेश्वर की कल्याणी द्वारा हत्या, ये भी इसमें काल्पनिक घटना है, और मालविका की हत्या। ठीक है, तो ये इसकी काल्पनिक घटनाएं थी। अब फ्रेंड्स हम लोगों ने गीत देखे थे, इसमें गीतों की संख्या 13 थी, तो उन 13 गीतों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और किसके द्वारा कितने गीत गाए गए वो भी हम लोगों ने देखे थे, तो वो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त नाटक के गीत के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले गीत मिलता है, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, अब सांध्य मलय आकुलित दुकुल कलित हो यूं छिपते हो क्यों। तो ये जो गीत है ये सुवासनी गाती है प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में। ठीक है, गीत सारे ही मोस्ट हैं, और याद रखिएगा क्वेश्चन अब इसी तरीके से बनने लगे हैं। अगला गीत है, निकल मत बाहर दुर्बल आह, ये राक्षस का सुवासनी के समक्ष अभिनय सहित गीत है, मतलब अभिनय करके ये गाता है, और ये प्रथम अंक के द्वितीय दृश्य में ये गीत गाया गया है। इसके बाद ये तो बहुत फेमस ही, आप सभी ने सुना ही होगा, अरुण यह मधुमय देश हमारा, कार्नेलिया ये गाती है द्वितीय अंक के प्रथम दृश्य में। इसके बाद प्रथम यौवन मदिरा से मत प्रेम करने की थी परवाह, प्रेम करने की थी परिवाह, ये अलका गाती है द्वितीय अंक पंचम दृश्य में। इसके बाद बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, बिरस बदन पर चिंता लेख, ये भी अलका का है, द्वितीय अंक के अष्टम दृश्य से है ये। आज इस यौवन के माधवी कुंज में कोकिल बोल रहा, ये सुवासनी गाती है तृतीय अंक के पंचम दृश्य में। एक और गीत मिलता है, सुधा सीकर से नहला दो, सुधा सीकर से नहला दो, ये कल्याणी गाती है चतुर्थ अंक के प्रथम दृश्य में। टोटल 13 गीत हैं इसमें। कैसे कड़ी रूप की ज्वाला, तो ये नेपथ्य गान है, चतुर्थ अंक और तृतीय दृश्य में है नेपथ्य गान। नेपथ्य गान एक ही था। मधुप कब एक कली का है, मधुप कब एक कली का है, अली को चाहिए सुखमय क्रीड़ा कुंज, सही बात है, मधुप कब एक कली का हो सकता है, तो ये मालविका गाती है चतुर्थ अंक चतुर्थ दृश्य में। बज रही बंसी आठों याम, ये भी मालविका का ही गीत है, चतुर्थ अंक चतुर्थ दृश्य में। और अगला गीत है, ओ मेरे जीवन की स्मृति ओ अंतर के आतुल अनुराग, ये मालविका का चतुर्थ अंक चतुर्थ दृश्य में ही ये गीत है, और ये तो बहुत ही फेमस है, आप सभी ने सुना ही होगा। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, ये अलका की प्रेरणा से संवेत गान है, और ये चतुर्थ अंक षष्ठ दृश्य में है ये गीत। इसके बाद अंतिम गीत जो है, सखी वह प्रेममयी रजनी आँखों में स्वप्न बनी स्मृतियों की भीड़ घनी, ये सुवासनी ने गाया है चतुर्थ अंक नवम दृश्य में। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब देख रहे हैं बहुत मोस्ट जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से है, चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण कथन। तो चंद्रगुप्त नाटक के महत्वपूर्ण कथनों को याद रखना है, कौन सा कथन किसने कहा। वैसे तो इसमें बहुत सारे कथन हैं, बट कुछ महत्वपूर्ण से यहाँ पर मैंने लिए हैं, तो आशा करते हैं आपके लिए हेल्पफुल ही होंगे। तो कथन है, राजकुमार ब्राह्मण न किसी के राज्य में रहता है और न किसी के अन्न से पलता है, स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है, वह तुम्हारा मिथ्या गर्व है।
ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है, प्रकृति के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का दान देता है। तो ये कथन चाणक्य का है, प्रथम दृश्य में है, प्रथम अंक में है। और एक फ्रेंड्स आप लोगों को बात बताऊं कि जितनी भी स्टेटमेंट होगी अगर उसमें ब्राह्मण शब्द आ रहा है, हिंट है ये छोटी सी, ब्राह्मण शब्द अगर आ रहा है तो अधिकतर वो चाणक्य के द्वारा कही गई बात है ना। तो इससे भी आप थोड़ा सा मतलब हेल्प मिल सकती है हमें एग्जाम में। ये चाणक्य का कथन था प्रथम दृश्य प्रथम अंक में। अगला कथन है, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। कितनी बढ़िया बात चंद्रगुप्त ने कही है प्रथम अंक प्रथम दृश्य में कि संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। इसके बाद अगला कथन है, मानव कब दानव से भी दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, ये नहीं जाना जा सकता, ऐसा सिंहरण कहता है। और ये प्रथम अंक प्रथम दृश्य में ये बात कही है। इसके बाद चाणक्य का कथन है कि चाणक्य कहते हैं कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूँ, समझे। ऐसा कौन कहता है? चाणक्य कहते हैं, प्रथम अंक 7वां दृश्य में। इसके बाद अगला कथन है, एक सेकेंड, अगला जो कथन है, यदि अमात्य ने ब्राह्मण नाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दें, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। आप ब्राह्मण से हिंट लगा सकते हैं किसका हो सकता है। एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होता है। तो कथन किसका है? चाणक्य का है, प्रथम अंक 5वां दृश्य में। खींच ले ब्राह्मण की शिखा, देखो ब्राह्मण शब्द फिर से आया, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते खींच ले, परंतु यह शिखा नंदकुल की काल सर्पिणी है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंदकुल निशेष न होगा। तो ये चाणक्य कहते हैं प्रथम अंक के 5वें दृश्य में। इसके बाद चाणक्य का एक और कथन, त्याग और क्षमा, तप और विद्या, तेज और सम्मान के लिए, लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। तो ब्राह्मण शब्द फिर से आया, तो ये किसका है? चाणक्य का है, प्रथम अंक 7वां दृश्य में है। इसके बाद कुल पुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सिंचेगी, दानवी बनकर जननी जन्म भूमि अपनी संतान को खाएगी, ऐसा अलका कहती है, प्रथम अंक 8वां दृश्य में। अगला कथन है, तुम ही यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो, मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देव पुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता, ऐसा दांड्यायन कहता है और प्रथम अंक 11वें दृश्य में कहता है। ठीक है। इसके बाद मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां भी लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त उसके अस्त्र हैं, ऐसा कॉर्नेलिया कहती है, तृतीय अंक 2 दृश्य में। ठीक है। और बहुत मोस्ट कह सकते हैं आप लोग कथन कि समझदारी आने पर यौवन चला जाता है और जब तक माला गूंथी जाती है तब तक फूल कुम्हला जाते हैं, ये चाणक्य कहते हैं, तृतीय अंक 6ठा दृश्य में। इसके बाद महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये भी बहुत फेमस कथन है, आप लोगों ने सुना ही होगा, ये भी चाणक्य का कथन, चतुर्थ अंक प्रथम दृश्य से है। इसके बाद है, विजयों की सीमा है परंतु अभिलाषाओं की नहीं, ये चंद्रगुप्त का कथन है, चतुर्थ अंक चतुर्थ दृश्य से।
ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। कितनी बढ़िया बात चाणक्य कह रहे हैं कि ईश्वर ने सब मनुष्यों को स्वतंत्र उत्पन्न तो किया है, परंतु व्यक्तिगत स्वतंत्रता वहीं तक दी जा सकती है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा ना पड़े। यही राष्ट्रीय नियमों का मूल है। चाणक्य का कथन है तृतीय अंक नवादृश्य से। इसके बाद अगला कथन है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा साम्राज्य करुणा का था, मेरा धर्म प्रेम का था। आनंद समुद्र में शांति दीप का आदिवासी ब्राह्मण में चंद्र सूर्य नक्षत्र मेरे दीप थे। अनंत आकाश वितान था, शस्य श्यामलता कोमला विशंभरा मेरी शैया थी। बौद्धिक विनोद मेरा कर्म था, संतोष मेरा धन था। ऐसा चाणक्य चतुर्थ अंक 5वां दृश्य में ये चाणक्य ने बात कही है, तो इसको भी आप याद रखें। मैं ब्राह्मण हूँ, इससे आप पकड़ ही सकते हो, है ना। चलिए, आज का अंतिम दृश्य है, अंतिम कथन जो है, आज चंद्रगुप्त नाटक हमारा यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। मनुष्य साधारण धर्मा पशु है, विचारशील होने से मनुष्य होता है और निस्वार्थ कर्म करने से वही देवता भी हो सकता है, ऐसा सिंहरण कहता है। और चतुर्थ अंक 6 दृश्य में सिंहरण ने ये कथन कहा है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग प्रसाद जी के अगले नाटक स्कंदगुप्त और ध्रुवशौम्नी के साथ, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग स्कंदगुप्त देखेंगे, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।